हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रेशन में एपी के बारे में स्टडी किया था, एपी के nth टर्म के बारे में। ठीक है, तो किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। इसमें हम लोग एपी के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो मान लीजिए कोई एपी है, तो उसका nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई एपी है, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 17 है, मान लीजिए। अब अगर मैं बोलूं कि लास्ट का जो सेकेंड टर्म है स्टार्टिंग का कौन सा टर्म होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं बताइए बेटा? 8 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 है। तो लास्ट का सेकेंड टर्म, यानी कि लास्ट का जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्टिंग का देखिए कौन सा टर्म होगा? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म, यानी कि लास्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू टी। टोटल कितने टर्म्स है? 8 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि किसी एपी का या किसी भी सीरीज का लास्ट का सेकेंड टर्म क्या है, तो अगर किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, मान लीजिए इस एपी में टोटल 8 टर्म्स हैं, तो लास्ट का जो सेकेंड टर्म होगा अगर काउंट करके देखेंगे तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, स्टार्टिंग का सेवेंथ टर्म है, तो सेवन कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस टू प्लस वन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा देखिए। तो लास्ट का थर्ड टर्म, स्टार्टिंग का कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग का सिक्स टर्म है। तो टी टोटल कितने हैं? 8 है, माइनस लास्ट का थर्ड टर्म 3 प्लस वन दैट इज सिक्स टर्म, दैट इज सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया पीएथ टर्म फ्रॉम इंड। पीएथ टर्म फ्रॉम इंड किसी भी सीरीज का, जरूरी नहीं कि एपी है, एपी जीपी एसपी कुछ भी हो। इफ गिवन सीरीज हैज टोटल 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 n टर्म्स, then pth term from end, then pth term from end will be tn minus p plus वन अर्थ, या ऐसे बोल सकते हैं n minus p plus वन अर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग। तो याद रखिएगा कि अगर कोई एपी है या कोई सीरीज है और उसमें टोटल n टर्म्स है ना, अगर उसमें टोटल n टर्म्स हैं तो आपसे पीएथ टर्म फ्रॉम इंड अगर पूछा जाता है तो पीएथ टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू n माइनस पी प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई एपी है, इन एन एपी आपका है मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 20, है ना। तो फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, है ना। तो इंड से फोर्थ टर्म, तो n की वैल्यू क्या बताइए, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 है ना। तो ए है इसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू टोटल 9 माइनस 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि ना आपके पास जो फार्मूला है nth टर्म का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये स्टार्टिंग का nth टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका t 9 और 10 t6 है ना। तो t6 क्या हो जाएगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज d की वैल्यू कितना है 2 के बराबर है, तो a प्लस एन माइनस वन, तो अभी देखिए फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 में 9 एक 10 6 टर्म, तो हो जाएगा 6 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 10 दैट इज 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो लास्ट का 1 2 3 4, लास्ट का जो फोर्थ टर्म है स्टार्टिंग का 6 टर्म है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज में, केवल मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सीरीज में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और pth टर्म फ्रॉम इंड अगर आपसे पूछा जाए, तो pth टर्म फ्रॉम इंड विल बी n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किसी भी इस एपी के nth टर्म के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन ये जो nth टर्म है ये स्टार्टिंग का nth टर्म है। तो अगर आपसे बोला जाए कि किसी एपी में अगर टोटल p टर्म्स n टर्म्स है, तो pth टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा n प्लस n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n terms sum of n terms of an AP, तो एक AP के n टर्म का सम निकालना है आपको। तो मान लीजिए कोई AP है Sn इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d है ना, अप टू मान लीजिए a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी अप टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ये एपी का है ना, कोई एक मान लीजिए एपी, इस तरीके की एपी लिखी हुई है। अब क्या कीजिए ना कि एपी के एन टर्म का सम निकालने का तरीका जो होता है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इस पूरे सीरीज को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसा ना जाएगा, ये ए है, ये जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है स्टार्टिंग के सेकेंड टर्म के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और जो लास्ट का थर्ड टर्म है a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ये आ जाएगा, और स्टार्टिंग का ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस टू डी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी, और यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग किसी एपी के n टर्म का अगर सम निकालना होता है, तो गिवन एपी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, और उसी एपी को रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स कर देंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, तो 1 प्लस 2 कर देंगे, तो 1 प्लस 2 जब हम करेंगे तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एसएन प्लस एसएन, 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू, तो देखिए a और a 2a बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये बेटा बन जाएगा a और a 2a, तो a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, जब ऐड करेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से n माइनस टू, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू डी। फिर इस टर्म को जोड़ेंगे तो a प्लस टू डी को और a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी को, इसको जोड़ेंगे तो a और a 2a आ जाएगा, और यह आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी ब्रैकेट आ जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से इसको जब हम जोड़ेंगे
तो a प्लस एन माइनस 3 आ जाएगा और ये a प्लस 2d है ना। तो a और a 2a आ जाएगा, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो n माइनस 3 प्लस 2 तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आ जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो अब देखिए कि ये भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये भी आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और ये भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और ये भी आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो अगर मैं किसी नंबर को n बार जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है ना या 3 है, 3 को 5 बार जोड़िए तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, अगर मान लीजिए 2 को 3 बार जोड़िए है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसी नंबर को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा सेम नंबर को, क्योंकि टोटल n टर्म्स है, ये पहला ब्रैकेट आ जाएगा, ये दूसरा, तो टोटल n ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे और सारी ब्रैकेट सेम है। तो किसी सेम वैल्यू को n टाइम्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। याद रखिएगा ये होता है किसी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है। अगर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो उस एपी के n टर्म्स का जो सम होगा वो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, है ना। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में देखिए अगर एस एन की वैल्यू अगर दिया जाए तो ये हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 2a को लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो होगा वो nth टर्म होगा और ये जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। तो Sn को लिख सकते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या Sn को हम लिख सकते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ से आप दूसरा फार्मूला ये लिख सकते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो या n इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये भी आप फार्मूला याद कर लीजिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। तो किसी एपी के, है ना, n टर्म का जो सम आता है वो क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो Sn क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है और d है आपका 2। तो Sn आ जाएगा आपका n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, है ना, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका n बाई 2 2 बाहर ले लीजिए, ये बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन दैट इज n स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि किसी एपी के n टर्म का जो सम आता है वो आता है n स्क्वायर के, मतलब इस एपी के लिए। अगर तो यहाँ पे देखिए ना, ये है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो याद रखिएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया।
इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे मैं बोलूँ एक और छोटा सा एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ एन फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ एन एपी, एक एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या बताइए 2, और लास्ट टर्म क्या बताइए, लास्ट टर्म इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 है और n इज इक्वल टू 10 है ना। तो 1 फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है। तो अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 20, हो जाएगा 5 इंटू 22, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो किसी एपी के एन टर्म का सम इस तरीके से हम लोग दो फार्मूले हैं उससे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी एपी के एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द find the sum of numbers between 100 and 800 which when divided by 13 when divided by 13 gives remainder 2 ना। तो कह रहा है कि 100 से लेके यानी 100 से 800 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम निकालिए जो 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दें, ठीक है ना। तो देखिए, तो 100 से आगे जब बढ़ेंगे, है ना, तो 100 से आगे पहले ये तो खोजिए ना कि ऐसा कौन सा नंबर है 100 के जस्ट आगे जो कि 13 से डिविजिबल होगा। तो 104 बनेगा ना, 104, क्योंकि 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 8 है ना, 13 इंटू 8 104 होता है। लेकिन ऐसा नंबर का सम निकालना है जिसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे। इसमें ये तो नंबर 13 से डिविजिबल है, 2 रिमाइंडर बचाने के लिए 2 जोड़ दीजिए। तो जो पहला नंबर होगा वो आ जाएगा क्या, ऐसा आ जाएगा आपका 106 और प्लस फिर इसमें 13 जोड़ते जाइए। तो ये जब 106 में 13 जोड़ ऐड करेंगे 6 3 9 1 1 तो 119 आएगा, 119। फिर इसमें 13 ऐड करेंगे, फिर 13 ऐड करेंगे तो 9 3 12 1 1 2 1 3 1 132 आएगा, है ना, 132 आएगा, है ना। अच्छा 13 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 104 जो है वो 13 से डिविजिबल है। तो 104 के बाद कौन सा नंबर 13 से डिविजिबल होगा, 117, तो 13 इंटू 9 117 होगा। लेकिन 117 में 2 जोड़ दीजिए तो 119 आ जाएगा। तो 119 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब देखिए 117 13 से डिविजिबल था, फिर 117 में फिर 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 130 हो जाएगा। तो 130 13 से डिविजिबल है, 13 इंटू 10, लेकिन 130 में 2 ऐड करने पे 132 बन जाएगा और 132 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद अब 800 किससे कम, यानी पहले आप ये सर्च कीजिए कि 800 से कम कौन सा नंबर है, जस्ट उसके पहले का कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। तो आप इसको ना पहले 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 से 78, तो ये हो जाएगा 2, 13 का 13, 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि 800 में 7 एक्स्ट्रा है। अगर रिमाइंडर 7 बच रहा है तो
है ना। तो 7 अगर माइनस कर दूं 800 में, तो 800 में अगर -7 कर दूं तो क्या क्या हो जाएगा बताइए, 793। तो देखेंगे 793 को अगर 13 से डिवाइड करूं तो 13 छक्का 78, है ना, 13 का 13 61, रिमाइंडर 0 बनेगा। यानी कि ये जो नंबर है 793 ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और कह रहा है कि ऐसा नंबर जो 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। तो 800 के जस्ट पहले 793 नंबर है जो 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब रिमाइंडर 2 लाने के लिए 793 में 2 ऐड कर दीजिए, तो 793 प्लस 2 दैट इज 795। अब देखिए 795 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा 795। तो सम ऑफ n terms of an AP 106, 119, 132 अप टू 795। अब आपको इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया है बताइए, फर्स्ट टर्म दिया है 106 और लास्ट टर्म यानी nth टर्म क्या दिया हुआ है 795। n की वैल्यू नहीं पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो ये हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म 106 प्लस 795। अगर आपको किसी तरीके से n की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 795 nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसका d जो आएगा, d आएगा कितना आएगा 13 आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 795 इज इक्वल टू 106 प्लस n माइनस 1 इंटू 30। इसको इधर ले आइए, 795 माइनस 106 अपॉन 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू देखिए 15 में से 6 गए 9, 8 और 7 में से गए 6, है ना। तो ये हो जाएगा 1353। तो n इज इक्वल टू 53 है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 53/2 इंटू, है ना, तो ये जाएगा आपका n/2 106 प्लस 795। यहाँ पे इसको देखिए, अच्छा ये प्लस 1 भी है ना, n की वैल्यू प्लस 1, तो n की वैल्यू 53 प्लस 1 ये है ना, इसकी वैल्यू तो आपका 53 आ गया, है ना, 53 और प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 54 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 54/2 106 प्लस 795। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 795 इज इक्वल टू 106 प्लस n माइनस 1 13। तो 106 यहाँ पे ले आएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, फिर n माइनस 1 की वैल्यू आएगा दिस, तो n की वैल्यू आ जाएगा दिस प्लस 1। तो इसकी वैल्यू 53 आ गया, 53 में 1 जोड़ दीजिए तो 54, n की वैल्यू 54 आई, ठीक है ना। तो 100 यानी 100 से 800 के बीच में टोटल 54 टर्म्स होंगे, जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 2 के बराबर आए, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, एक और इस पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of two APs are in the ratio 4n plus 5 divided by 9n plus 6, then find the ratio of their 13th term. Then find the ratio of their 13th term, ठीक है।
तो दो एपी है, देखिए दो एपी है, ठीक है, और उन दोनों एपी के एन टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है, तो उसके 13 टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए लेट ये फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फॉर second AP first term is a dash and common difference is d dash। मान लीजिए कि दोनों AP हैं, एज्यूम कर लीजिए कि जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, और जो दूसरी AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a डैश है और कॉमन डिफरेंस d डैश, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एस एन अपॉन एस एन डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। इसका मतलब ये हो गया कि पहली एपी के एन टर्म का सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई दूसरे एपी के एन टर्म का सम n/2 2a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6, ठीक है। ये दिया हुआ है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 13th टर्म का रेशियो निकालना है। तो हम करते क्या होता है, आप जनरल nth टर्म का रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो tn डिवाइडेड बाई tn डैश देन पुट n इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि दोनों एपी के nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करके n की वैल्यू 30 पुट कर दिया जाए। तो यानी कि tn अपॉन tn डैश, है ना, t डैश है ये निकालेंगे, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यानी इस रिलेशन को इस रिलेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए फ्रॉम वन में अगर देखा जाए तो क्या दिया है बताइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई n/2 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। चेक कर लीजिए, अब क्या कीजिए n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे जो है ना, जो निकालना है आपको, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 बाहर ले लीजिए, तो न्यूमरेटर से 2 बाहर ले लेंगे, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाई a डैश प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, रिलेशन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए बेटा ये तो हो गया ए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है n-1/2, तो n-1/2 के स्थान पे अगर किसी तरीके से n-1 आ जाए, तो nth टर्म आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए देखिए एक लॉजिक लगाइए कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n काउंटिंग नंबर है, l की सारी वैल्यूज के लिए रिलेशन वैलिड होगा। जैसे आप ना फंक्शन में आप पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू साइन x है, तो f(2x) इज इक्वल टू साइन 2x, यानी कि अगर किसी रिलेशन में इस टाइप के x के स्थान पे दोनों साइड में LHS और RHS में सेम नंबर से रिप्लेसमेंट करते हैं, तो रिलेशन हमेशा वैलिड हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि f(cos x), ये आप लिख सकते हो sin of cos x, देन दिस रिलेशन इज ट्रू, ये रिलेशन ट्रू माना जाएगा।
एफ ऑफ ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, ये रिलेशन 2 बना जाएगा। यानी कि एलएचएस और आरएचएस में इस केस में एक्स के जो एक्स का रिप्लेसमेंट करेंगे वही राइट हैंड साइड में कर देंगे तो रिलेशन वैलिड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एलएचएस और आरएचएस में एन की वैल्यू को जिस नंबर से रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए एन को एलएचएस में जिस नंबर से रिप्लेस करेंगे उसी एन से आरएचएस में भी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो रिलेशन वैलिड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिए कि एलएचएस में एन माइनस 1/2 के स्थान पे रिप्लेस कीजिए एन माइनस 1, क्योंकि हमको क्या चाहिए n माइनस 1/2 के स्थान पे n माइनस 1 चाहिए तो nth टर्म बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां n माइनस 1/2 है LHS और RHS में उसको रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से। तो यहाँ से इसका और मतलब ये हुआ कि n माइनस 1 को रिप्लेस कर दीजिए 2n माइनस 2 से, तो n को रिप्लेस कर दीजिए 2n माइनस 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS में जहां जहां n दिखे वहां वहां किससे रिप्लेसमेंट कर दीजिए टू एन माइनस 1 से। तो रिप्लेस 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 LHS एंड RHS बाई n को रिप्लेस कर दीजिए 2n माइनस 1, है ना। तो LHS और RHS मतलब ये ना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सोचोगे कि यहाँ पे कैसे रिप्लेसमेंट किए। तो n माइनस 1/2 के स्थान पे क्या होना चाहिए n माइनस 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि n माइनस 1/2 को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से। तो n माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 2 से, तो 1 राइट में जाएगा n को 2n माइनस 1 से। तो LHS बन जाएगा बेटा a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। ठीक है। तो अब ये देखिए 2n माइनस 2/2 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा और a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 4n प्लस 5, है ना। यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 प्लस 5 और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 9 2n माइनस 1 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 8n और ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 18n माइनस 3। ठीक है ना। तो LHS और RHS में जहां जहां n है उसको रिप्लेस कर दीजिए 2n माइनस 1 से। ठीक है। तो 2n माइनस 1 से RHS में करेंगे तो जहां जहां n है उसको 2n माइनस 1 रख देंगे LHS में, तो ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, 8n प्लस 1 अपॉन 18n माइनस 3। ठीक है। अब क्या कीजिए n को रिप्लेस कर दीजिए 13 से। तो पुट n इज इक्वल टू 13 ऑन बोथ साइड, तो t13 अपॉन t30 t डैश 13 इज इक्वल टू 8 इंटू 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 13 माइनस 3। ठीक है ना। तो दिस इज आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है। तो याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि अगर किसी दो एपी के n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हो और उस एपी के nth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करना है तो n को 2n माइनस 1 से रिप्लेसमेंट कर देना है। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कीजिए n को RHS और LHS में 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना। तो 2n माइनस 1 से आप जब रिप्लेस करेंगे तो आपको ये रिलेशन nth टर्म का रेशियो मिल जाएगा। फिर बाद में अगर आपसे पूछे 13 टर्म 14 टर्म 10th टर्म, तो जिस टर्म का रेशियो पूछता है आप उस n को उस वैल्यू से रिप्लेस करें। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर किसी एपी के n टर्म्स का के सम का रेशियो अगर दिया हुआ है तो उसके nth टर्म का रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया कि किसी एपी के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया है nth टर्म का
रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, n को 2n-1 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 अब बताने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड 1 वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। मान लीजिए कोई एपी है ना, कोई मान लीजिए एपी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मान लीजिए, ठीक है ना। ये एपी है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस एपी में टोटल 10 टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिए पहले टर्म का और लास्ट का सम कितना हो जाएगा, 1 + 19 इज इक्वल टू स्टार्टिंग का दूसरा और लास्ट के दूसरे टर्म का सम, है ना। स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म 3 है और लास्ट का सेकेंड टर्म 17 है, तो 3 + 17 इज इक्वल टू 20, है ना, ये भी 20 आ गया। स्टार्टिंग का तीसरा 5 है और लास्ट का तीसरा 15 है, इसका जो सम आ रहा है 5 + 50 इज इक्वल टू 20। स्टार्टिंग का चौथा 7 है और लास्ट का चौथा 13 है, तो 7 + 13 इज इक्वल टू 20। और स्टार्टिंग का पांचवा 1 2 3 4 5 9 है और लास्ट का पांचवा 1 2 3 4 5 11 है ना, इनका सम 9 + 11 इज इक्वल टू 20। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एपी में सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। किसी एपी में शुरू से और लास्ट से बराबर दूरी के टर्म का सम हमेशा सेम होता है। इन एनी एपी इन एनी एपी इन एनी एपी सम ऑफ टर्म्स equidistant from beginning या from starting and ends are same, ठीक है ना। याद रखिएगा कि किसी भी एपी में बराबर दूरी शुरू से और लास्ट के बराबर दूरी का जो सम होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ first 16 terms of an AP A1 A2 A3 and so on, such that A1 plus A4 plus A7 plus A10 plus A30 plus A60 is equal to 157, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि अगर कोई एपी है और उसके मान लीजिए उस एपी के 16 टर्म का सम निकालना है और रिलेशन दिया हुआ है A1 plus A4 plus A7 plus A10 plus A30 plus A60 is equal to 147। तो देखिए बेटा एपी है तो S16 आ जाएगा आपका 16/2 A1 plus A16 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो S16 आ जाएगा 8 × A1 plus A16। तो अगर किसी तरीके से A1 plus A16 का सम आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दिया है A1 plus A4 plus A7 plus A10 plus A13 plus A16 is equal to 147। तो देखिए बेटा ये जो A1 है और ये A16 है, तो A1 plus A16 हो गया। अब A4 और A13, A4 स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म है और A जो 13 है A13, तो स्टार्टिंग का ये कौन सा टर्म है, देखिए A13 कौन सा टर्म होगा, तो A13 है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। टोटल कितने टर्म्स है बताइए, है ना, या ऐसे समझिए A4 हो गया, ये वाला जो टर्म है स्टार्टिंग का 13 टर्म है, तो ये A4 हो गया। तो A1 plus A16 का जो सम होगा, स्टार्टिंग का चौथा टर्म A4 है और लास्ट का चौथा टर्म क्या हो जाएगा बताइए, A16 minus 4 plus 1, तो 16 1 17 में से 4 1 था। इसका मतलब ये हो गया कि A4 is fourth term from starting and A13 is fourth term from end, है ना। और A7 और A10 की बात करूँ, ये स्टार्टिंग का 7वां टर्म है और A10 जो है ना,
ये A10 स्टार्टिंग का 7th टर्म A7 है, तो लास्ट का 7th टर्म क्या हो जाएगा A16 माइनस 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा A10। याद रखिएगा ये A10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट आया कि A1 प्लस A16 इज सेम एज A4 प्लस A13 इज सेम एज A7 प्लस A10। मान लीजिए ये x, इसको आप x ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा A1, है ना। तो अब ये रिलेशन दिया हुआ है, तो है ना, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A16 प्लस A4 प्लस A13 प्लस A7 प्लस A10 इज इक्वल टू 147। ये x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 147, 3x इज इक्वल टू 147, यहाँ से x इज इक्वल टू 49 आ गया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 49 आ गया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 49 का मतलब ये हो गया कि यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू A1 प्लस A16 इज इक्वल टू 49, A1 प्लस A16 इज इक्वल टू 49। ये हो गया क्या, इक्वेशन 2 ले लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 से S16 इज इक्वल टू 8 इंटू A1 प्लस A16, और A1 प्लस A16 की वैल्यू 49, तो A6, तो S16 टर्म का सम हो जाएगा A इंटू 49, तो ठीक है ना। तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखिए फिर से देख लिया जाए कि अगर मान लीजिए कोई AP है ना, A1 A2 A3 A16, और इस AP में रिलेशन दिया है A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस प्लस A13 प्लस A16 इज इक्वल टू 147। तो आपको ये निकालना है कि 16 टर्म का सम, तो 16 टर्म का सम हम जानते हैं कि दो फार्मूले होते हैं n टर्म्स के, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और या तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें टोटल 16 टर्म्स हैं A1 प्लस A16। अगर किसी तरीके से A1 प्लस A16 आ जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 की वैल्यू 147 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि A1 स्टार्टिंग का पहला टर्म A1 है, लास्ट का पहला टर्म A16 है, A1 प्लस A16 हो गया। स्टार्टिंग का जो दूसरा टर्म है, चौथा टर्म है A4 है, और लास्ट का जो फोर्थ टर्म है वो, और लास्ट का जो फोर्थ टर्म है वो A13 है ना। स्टार्टिंग का 13 टर्म हो जाएगा, और स्टार्टिंग का जो 7th टर्म है ना, ये 7 है, तो लास्ट का जो 7th टर्म है वो स्टार्टिंग का 10th टर्म के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कैसे निकालेंगे, pth टर्म फ्रॉम इन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू n माइनस p प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो देखिए अगर ये फोर्थ टर्म है तो लास्ट का जो फोर्थ टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल टर्म 16 है माइनस 4 प्लस 1, तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा 17 30, यानी कि स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म और लास्ट का फोर्थ टर्म, लास्ट का फोर्थ टर्म A13 मिल जाएगा, और स्टार्टिंग का 7, अब ये देखिए ना लिखा है सफिक्स में A1 है यानी फर्स्ट टर्म, A2 है तो सेकंड टर्म, A3 है तो थर्ड टर्म, तो A7 है स्टार्टिंग का 7th टर्म है, तो लास्ट का जो 7th टर्म आएगा, लास्ट का 7, टोटल 16 माइनस 7 प्लस 1 ऑफ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो 16 17 10th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, यानी A1 और A16 को एक साथ ले लिया, A4 और A13 को एक साथ ले लिया, और A7 और A10 को एक साथ ले लिया। अब ये सारे बराबर है, इनको x ले लिया, तो x प्लस x इक्वल टू 147, x इक्वल टू 147, x इक्वल टू 49, तो x आ गया, और x ही क्या है A1 प्लस A16 के बराबर है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग अगर दिया हो कि किसी AP में, है ना, द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन आर से, किसी AP के बराबर दूरी शुरू और लास्ट के बराबर दूरी वाले टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा सेम, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए मान लीजिए कोई AP है, इसमें देखिए टोटल कितने टर्म्स है ना, जो अभी मैंने बताया था उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 1 पढ़ा था उसमें टोटल 10 टर्म्स थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे। अगर मान लीजिए कोई AP है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है,
स्टैंडर्ड 2 देखिए, मान लीजिए कोई एपी है, एपी है आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना, 11 है, 13 है, 15 है, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स। इसका जो मिडिल टर्म होगा 1 2 3 4 5, ये मिडिल टर्म है ना। तो दिस इज मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वैसे निकालते कैसे हैं देखिए, अगर n ऑड है तो जो मिडिल टर्म होता है वो n प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए n क्या था, 9 था, तो 9 प्लस 1/2 दैट इज t5। फिफ्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, किसी भी सीरीज का जो मिडिल टर्म होता है वो n पे डिपेंड करता है, n इवन है ऑड है। जब इवन होता है तो दो मिडिल टर्म होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो n/2 एंड t n/2 प्लस 1 है, तो t 6/2 एंड t 6/2 प्लस 1, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो 1 2 3 यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स है ना, ये मिडिल टर्म्स आ जाएंगे, मिडिल टर्म्स, ठीक है ना, दो मिडिल टर्म्स आएंगे। तो अगर n इवन होता है तो दो मिडिल टर्म्स होते हैं, और n ऑड अगर होता है तो n प्लस 1/2 टर्म गिव्स मिडिल टर्म, ठीक है बेटा। ये मिडिल टर्म हो जाएगा आपका किसी भी सीरीज के लिए, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो या कोई भी सीरीज हो। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग का पहला टर्म 1 है और लास्ट का पहला टर्म 17 है, 1 प्लस 17 इज इक्वल टू 18। स्टार्टिंग का दूसरा टर्म 3 है और लास्ट का दूसरा टर्म 3 है, तो 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18। स्टार्टिंग का तीसरा 5 है और लास्ट का जो तीसरा है वो 30 है, तो 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 18। स्टार्टिंग का चौथा 7 है और लास्ट का जो चौथा है वो क्या है, इज इक्वल टू 18। और स्टार्टिंग का जो पांचवा है वो 9 है और लास्ट का भी पांचवा है 9, 2 इंटू 9 दैट इज 18। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि इफ एन एपी हैज n नंबर ऑफ टर्म्स, if an AP has n number of terms, then sum of the terms equidistant from beginning and end are same and equal to twice of middle terms, twice of middle term, ठीक है ना। if an AP has, if an AP has odd number of terms, has odd number of terms, number of terms, if an AP has odd number of terms, है ना, then sum of the terms, sum of the terms equidistant, equidistant, equidistant from starting, starting and ends are same, and ends are same and equal to, and equal to twice of middle term, twice of middle term, ठीक है, याद रखिएगा twice of middle term, ठीक है बेटा। अगर किसी एपी में इफ एन एपी हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म, जैसे इसमें था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स थे, तो n इज इक्वल टू 9, 9 ऑड है तो उसका एक मिडिल टर्म होगा, तो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल एंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म्स, है ना, ठीक है। तो अगर कोई एपी है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बराबर स्टार्टिंग से और लास्ट से बराबर मिडिल वाले टर्म्स का सम बराबर होगा और मिडिल टर्म का हमेशा ट्वाइस होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन, इफ एन एपी हैज टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स, है ना, एंड इट्स मिडिल टर्म इज, मिडिल टर्म इज, कोई एपी है जिसमें टोटल 9 टर्म्स हैं और इसका जो मिडिल टर्म है वो 12 के बराबर है, टर्म इज 12, देन फाइंड इट्स सम, फाइंड इट्स सम, ठीक है ना। एक एपी है ना, एक एपी है और उसमें टोटल 9 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब इस टाइप की एपी है। ये जो एपी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, टोटल ये है ना। और जो मिडिल टर्म है ना,
A5 इज इक्वल टू 12, ये मिडिल टर्म 12 में है। तो सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ AP, तो 9/2 और ये हो जाएगा A1 प्लस A9, है ना। तो और हमने बताया था कि A1 प्लस A9 सम ऑफ द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, तो 9/2 इंटू 2 इंटू मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इसमें क्या है, 12 है, तो 9/2 इंटू 2 इंटू 12, तो 108। ठीक है ना। देखिए एक लाइन में आ गया इसका आंसर। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इसमें आपको ये नहीं मानना है कि पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस बी है, फिर सम निकालिए, पांचवा टर्म बी, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे सीधे ये स्टैंडर्ड यूज कर देना है, तो आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं, इसी में हम लोग पढ़ते हैं इसी में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, है ना। इसी में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना। देखिए, इफ कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, then if A is arithmetic mean of A and B, then A, capital A and B and B will be in A, ये एक में होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन होती है अरिथमेटिक मीन की, कि अगर कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी का अरिथमेटिक मीन है, तो स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी AP बना देंगे। ठीक है ना, ये डिफिनेशन है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए, कैपिटल ए, बी विल बी इन AP। अगर ये AP में है तो AP की डिफिनेशन क्या होती है, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो एंड इक्वल, मतलब कि डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज इक्वल, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आइए, तो 2A इज इक्वल टू A प्लस बी, तो A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन। याद रखिएगा कि अगर दो नंबर है ना, दो नंबर है आपके पास A और B, उन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन उसका एवरेज हो जाता है, A प्लस B/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि A and B are two numbers, then their arithmetic mean will be A plus B/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइंड इफ A की पावर n प्लस B की पावर n डिवाइडेड बाई A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ two numbers two numbers A and B, then find the value of n, then find the value of n, value of n। ठीक है ना, तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a और b का अर्थमेटिक मीन है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन अगर करिए तो n की वैल्यू 1 अगर रख देंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 मिल जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 0, तो a की पावर 0 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे, b की पावर 0 1, तो a प्लस b/2 इसका a और b का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन से नहीं करना है, पूरा प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब देखिए सिंस सिंस a की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस b/2। सही है, अगर ये a की पावर n प्लस b की पावर n
ए और बी का अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ए और बी का अरिथमेटिक मीन है ना। अगर इसका अरिथमेटिक मीन है तो क्या हो जाएगा बताइए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन ए प्लस बी बाई टू के बराबर होगा। क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर कि ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका एवरेज हो जाता है ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू इसके बराबर होता है। आप क्या कीजिए ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी आ गया। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन इंटू प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए की पावर एन लेफ्ट में ले आइए, बी की पावर एन को लेफ्ट ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन ए इंटू बी प्लस बी की पावर एन अपॉन बी इंटू ए। ठीक है, अब ए की पावर एन वाले टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, इसको एक साथ कर दीजिए और इसको यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन इंटू बी अपॉन ए, है ना, इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए अपॉन बी माइनस बी की पावर एन। यहाँ से ए की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी की पावर एन कॉमन ए अपॉन बी माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एन ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी की पावर एन ए माइनस बी अपॉन, और यहाँ ऑब्वियस है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए और बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है ना, डिस्टिंक्ट नंबर, ऑब्वियस बात। अगर दोनों नंबर सेम हो जाएंगे ना तो उसका अर्थमेटिक मान लीजिए बी ए के बराबर हो गया तो ए प्लस ए बाई टू ए ही मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ये अंडरस्टूड है कि ए और बी डिस्टिंक्ट है। जब ए और बी बराबर नहीं है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखिए सिंस ए इज नॉट इक्वल टू बी देयरफॉर दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कैंसिलेशन में चला जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन, तो ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन को लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर जीरो, यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू वन। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू वन, इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, एन की वैल्यू वन के बराबर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी ना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लिया जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। देखिए insert an arithmetic means between two numbers a and b। ठीक है, insert an arithmetic means between two numbers a and b, दो नंबर है a और b, इनके बीच में n ऐसे नंबर इंसर्ट कीजिए जो पूरा सीरीज एक ही। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि if a1 a2 a3 and an are an arithmetic means inserted between two numbers two numbers है ना, a and b, a and b, then a1 a2 a3 an and b will be in A, ये AP। ठीक है ना, दिस इज द डिफिनेशन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कैपिटल ए और बी का अर्थमेटिक मीन है तो ए कैपिटल ए स्मॉल बी AP में था, ये डिफिनेशन था। इसी तरीके से अगर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2
अप टू कैपिटल ए एन। अगर ये अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए ए और बी के बीच में, तो जो सीरीज बनेगी ना ए वन ए टू ए थ्री ए एन और बी, ये जो सीरीज बनेगी ये एपी में, ठीक है ना, ये एपी में है। तो देखिए यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए के प्लस वन यानी के एफ में ए एन और बी विल बी इन ए किस्म के ए में होगा। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ए है, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी, डिफरेंस इज डी। मान लीजिए कि ये आपको डी नहीं पता है ना, एज्यूम कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो n टर्म्स है, क्योंकि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट ठीक किया गया है, और दो टर्म और मिल जाएगा a और b, दो टर्म मिल गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे n प्लस टू टर्म्स, दिस इज इक्वल टू n प्लस टू टर्म्स। और लास्ट टर्म इसका क्या होगा, अब d को कैलकुलेट करने के लिए n प्लस टू टर्म b के बराबर है, तो हो जाएगा a प्लस n प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू b। तो n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस ए, तो d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस, ठीक है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस था b माइनस ए अपॉन n प्लस वन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब देखिए a1 अगर आपको चाहिए, a1 चाहिए तो a प्लस डी हो जाएगा, है ना। a2 अगर चाहिए तो a1 में d जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा a1 की वैल्यू a प्लस डी, a प्लस डी दैट इज a प्लस टू डी। अगर a3 चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, a2 में d जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका a प्लस टू डी प्लस टी दैट इज a प्लस थ्री। ये कैसे है पता है, यहाँ देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू b, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस टी। इसी तरीके से a3 माइनस a2 इज इक्वल टू b, तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस b। इसका मतलब कि किसी भी AP के टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो अगला टर्म आपको मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि a1 में क्या मिला, a1 में a प्लस वन इंटू डी, a2 में क्या मिला a प्लस टू डी, a3 में क्या मिला a प्लस थ्री डी, है ना, a प्लस थ्री डी। तो आप जनरल फार्मूला a के की वैल्यू बात कर रहे हैं, a के इज इक्वल टू a प्लस के डी, है ना, a प्लस के इंटू डी, ये बनेगा। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू रख दिया जाए, a के इज इक्वल टू a प्लस के की वैल्यू क्या रखेंगे, के रहने दीजिए, और d की वैल्यू है b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। याद रखिएगा कि अगर a और b दो नंबर है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको, a और b अगर दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया तो kth अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, a प्लस k अपॉन n प्लस वन इंटू b माइनस c के बराबर होगा। दिस इज द फार्मूला फॉर kth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। अब इस पे देखिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए। अच्छा इसमें एक और चीज समझ लीजिए, पहले इसमें ये समझ लीजिए एक स्टैंडर्ड यहाँ से बन के आता है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स inserted between two numbers a and b ना, यानी कि a और b में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया a1 a2 a3 एंड an ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इसका जो सम है किसके बराबर हो, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इसका सम बताना है, ठीक है ना। तो देखिए s ये n है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई, क्योंकि एन अर्थमेटिक में इंसर्ट किया गया है, ये हो जाएगा a1 प्लस a n, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये AP में है, सिंस a1 a2 an b आर इन AP, इसलिए सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर से, इसका मतलब ये हो गया, ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस बी। तो ये लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, तो एन इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। याद रखिएगा इस रिजल्ट को कि अगर दो नंबर ए और बी हैं, उनके बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया तो उन एन अर्थमेटिक मीन का जो सम आएगा वो एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद कीजिए बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी is equal to is equal to n times arithmetic mean of a and b, है ना। a और b का के अर्थमेटिक मीन के n टाइम्स के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है ना।